और एक एक सेट को डेली हम लोग सोल्व करेंगे ताकि प्रैक्टिस बना रहे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अगर कंटेंट अच्छा लगता है, ज्ञान बिंदु के द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री में सब चीज़ हम यहाँ से उपलब्ध कराएंगे। जितने भी टेस्ट आएगा सभी टेस्ट को हम उपलब्ध कराएंगे बारी बारी से। इसके साथ एक डेली करेंट अफेयर का लाएंगे, वो हैंड राइटिंग रहेगा, वो केवल हम हाथ से लिखेंगे और आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है और बताना है क्या कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कहता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया। तो यहाँ से ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि मोतीलाल नेहरू नहीं करे थे, यहाँ पे कहते कौन, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक। अगला कहता है कि अधिवेशन, ये जो पहला क्वेश्चन हो गया गलत हो गया। इस अधिवेशन में कहता है कि लाहौर के जो अधिवेशन है उसके दौरान पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था। यह बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या कहता है कि लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो कथन 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी कथन पर आधारित है। तो क्या क्वेश्चन कहता है कि इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन को विचार करना है। तो कथन इसमें क्या कहता है कि ब्रिटिश सरकार सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गया था। तो सभी जो है उसको रिहा होने के लिए सहमत नहीं हुआ। तो ये कथन गलत हो जाएगा। लोगों को उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है कि इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सबने अवज्ञा आंदोलन रोक दिया था। ये भी कथन सही है। तो यहाँ से एक सवाल एक आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च कब हुआ था, तो 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। आप स्मॉल डेट जरूर याद रखिएगा, 5 मार्च। उसके बाद जो कहता है कि दोबारा जो है अगर यहाँ से पूछ देता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था दोबारा, तो जनवरी 1932 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला और तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। अब जब भी आप पहले है तो यहाँ सही और गलत जरूर पकड़िएगा कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, क्योंकि आजकल के एग्जाम में जो है ना लास्ट में असत्य लिख देता है। तो इसको आप लोग जरूर समझिएगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में। ठीक, 1928 में। उसके बाद गांधी इरविन, तो गांधी इरविन अभी बताए थे तो 1931 में, 1931 में, 5 मार्च 1931 में। ठीक, मार्च भी याद रखिए, 5 मार्च को। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च कब, 1930 ईस्वी। ठीक, 1930। अगला है भगत सिंह की फांसी। तो भगत सिंह की फांसी कब हुआ था, तो भगत सिंह की फांसी जो हुआ था 23 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक, अब इसमें से अब आप सरिया लीजिएगा कौन सा जो है कथन पहले आया है उसको एक क्रम में सजा लेना है। तो सबसे पहले कौन इसमें से आ जाएगा, तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में हो जाएगा। उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन 30 में है, तो कितना, 12 मार्च के, और एक 23 मार्च के। तो पहले कौन आ जाएगा, 12 मार्च वाला आ जाएगा। उसके बाद 23 मार्च आ जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ के 5 मार्च है, 23 मार्च बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप सरिया लीजिए इसको, तो हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, स्पर्श करता है, कौन सा राज्य जो है चीन के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो यहाँ से देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड दिया गया है। तो इनमें से कौन जो है भारत के साथ सीमा के साझा करता है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से बांग्लादेश के चीन के साथ रखा है। तो चीन के साथ देखिए हमारा सीमा जो है सिक्किम के साथ भी बनता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से बनता है, उसके बाद उत्तराखंड से बनता है। तो इनमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाँचवा क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि कश्मीर हिमालय के नीचे, इसके हिमालय, तो कश्मीर हिमालय के नीचे दिए गए कथनों के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कहता है क्या कि श्रीनगर चेनाब नदी के किनारे अवस्थित है। यह बिल्कुल सही है। अगला कहता है इस क्षेत्र के उत्तर में अनुदैर्घ्य घाटियाँ पाई जाती है। तो यह कथन बिल्कुल से गलत है कि अनुदैर्घ्य घाटी जो है यह नहीं पाया जाता है। ठीक है, अनुदैर्घ्य जो घाटी है सही है। ये क्या कहता है, अनुदैर्घ्य जो घाटी है यहाँ से क्या कहता है कि उत्तर में पाया जाता है, लेकिन अनुदैर्घ्य जो घाटी है किस ओर पाया जाता है, तो ये दक्षिण में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से ये दक्षिण में पाया जाता है अनुदैर्घ्य घाटियाँ। ठीक, डल झील श्रीनगर में अवस्थित है। ठीक, तो डल झील श्रीनगर में अवस्थित नहीं है। तो इसलिए यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर केवल एक सही हो जाएगा। तो डी आंसर से यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका।
चलिए अगला है 6ठा नंबर। छठा क्वेश्चन कहता है कि उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उत्तरी मैदान के बारे में बताना है, ठीक। तो उत्तरी मैदान के बारे में अब ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन में क्या कहता है, यहाँ से कूट में दिया गया है, ठीक। पहला कहता है कि उत्तरी मैदान सबसे अधिक पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, ठीक। यहाँ से ये कहता है, तो यह कहता है कि ये जो है उत्तरी मैदान जो है, उत्तरी मैदान सबसे अधिक भाग जो है पुरानी जलोढ़ मृदा से, ये बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि उत्तरी मैदान बांगर क्षेत्र की मृदा में जो है चूनेदार निक्षेप पाया जाता है, तो ये भी कथन सही है। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदान के नए एवं युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कूट में ही दिया गया है, थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको हम लोग क्योंकि क्लियर दिखेगा। कहता है कि मौलिक अधिकार के बारे में है, और यहाँ से ये पकड़ना है किसके बारे में लिखा है, तो मौलिक अधिकार के बारे में असत्य पूछ रहा है। तो असत्य जब पूछ रहे तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये चुनना है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ से क्या कह रहा है कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखता है, तो ये कथन गलत है, ठीक। अगला कहता है कि अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, यह बिल्कुल सही है। और स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल होता है, तो यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ से जो कहता है, ये जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जिसको एससी कहते हैं, तो ये आर्टिकल किसमें के तहत है, तो 32 के तहत जो है जा सकते हैं। इसमें कोई भी जो है मुद्दा को लेकर आप उसमें सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। और हाईकोर्ट के पास किसके पास जा सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा केवल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भारतीय संसद के संदर्भ में बताना है, और यहाँ सबसे नीचे पकड़ना क्या है कि कथन सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ क्या करें, सत्य के बारे में। तो कहता है कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है, ठीक है, दोनों के द्वारा मिलकर काम करती है, तो यह जो है बिल्कुल सही है। अगला है, प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, तो ये भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा के आस, जो न्यायिक समीक्षा है इसके बारे में बताना है कि न्यायिक समीक्षा का क्या आस से होता है। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है, संसद द्वारा पारित कानून का संवैधानिक जांचना जो है, यही समीक्षा न्यायिक समीक्षा कहलाता है। इस संसद द्वारा जो भी कानून पारित कर दिया जाता है उसके संवैधानिक तरीका से जाँच करना किसका काम है, तो न्यायिक समीक्षा के काम है, ठीक है। इसी को बोला जाता है न्यायिक समीक्षा। अगला है, ये कूट में है मिलान करने के लिए, ये कूट भाषा में है, तो इसका कूट भाषा में तो पेज चेंज है, 3 1 4 यहाँ दिया गया है, इसको कैसे मिलान करेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन पर देखिए, PDF इसका प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम से आप लोग इसको ज्वाइन करके ले लीजिएगा, और हम यहाँ से इसका बता देते हैं कि इसका क्या होगा। तो 10 का हो जाएगा बी नंबर। दस को जाएगा बी हो जाएगा। आप यहाँ से ये टिक लगा लीजिएगा। बाकी इसका जो है हम टेलीग्राम पे पूरा उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहाँ से इसको PDF प्राप्त कर लीजिएगा। अगला कहता है, जैन धर्म के संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो एक संप्रदाय जो थे, जो जैन धर्म था, संप्रदाय किसमें बट गया था, जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। तो यहाँ से किसके बारे में पूछ रहा है, तो श्वेतांबर के बारे में पूछ रहा है। तो श्वेतांबर के कौन हो जाएंगे, स्थूलभद्र, ठीक है। और दिगंबर के जब कहेगा तो भद्र बाहु हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पूछ रहा है श्वेतांबर का, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला पूछा, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो किसको चीन भेजा गया था, तो चीन भेजा गया था किसको, तो यहाँ से वसुमित्र को चीन भेजा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मालवा के क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो मालवा क्षेत्र कह रहा है, मगध की सत्ता का जो विस्तार है मालवा के क्षेत्र में किसके शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ से जो कि पूछता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिशु नाग के समय में। अगला क्वेश्चन है, 2 आ सकता है, नहीं आएगा, 2 एक ही आ जाइएगा। तो शैव संत के लेखों के संग्रह को किसका, तो शैव संत के, जो शिव के जो उपासक होते हैं शैव कहा जाता है। तो 5वें वेद की क्या कहता है, 5वें वेद भी समझा जाता है, तो उपयुक्त में से संग्रह का नाम क्या है।
ठीक है। तो इसका नाम क्या दिया जाता है, तो इसका दिया जाता है तिरुमुराय दिया जाता है। इसका नाम क्या दिया जाता है, तिरुमुराय नाम दिया जाता है, ठीक है। तो पांचवें वेद जो है तिरुमुराय हो जाता है, जिसका लेखक कौन होते हैं, तो नाम्बी यादार होता है, नाम्बी, ठीक है। इसका पांचवें के लेखक अगर पूछ देगा कि तो क्या हो जाएगा, हम आपको लिख देते हैं, तो नाम्बी यादार, ठीक है। पांचवें के लेखक नाम्बी यादार होता है, जहाँ से सवाल एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए 5वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही बताना है। पहला है चंगेज खां, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा मोहम्मद गोरेर, चौथा तैमूरलंग। तो अब यहाँ से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ से महमूद गजनी के कितना हो जाएगा, महमूद गजनी के हो जाएगा 1000 ईस्वी। उसके बाद मोहम्मद गोरी दिया है, तो मोहम्मद गोरी कितना हो जाएगा 1175, ठीक। अगला पूछता है चंगेज खां, तो 1221 हो जाएगा, ठीक। और एक और बच गया तैमूर, तो तैमूर का हो जाएगा 1398। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन के रूप में बताना है कौन सा सही है कौन सा कथन गलत है। चलिए तो पहले कहता है मोहम्मद बिन कासिम ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्बन द्वारा, कहता है कि इब्बन बतूता के द्वारा दिनार कहलाया गया। ये कहता है कि ये है, ठीक है। तो यह बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों का टोकन जारी करना चाहता था। ये कथन क्या है, गलत है, ठीक है। तो केवल कथन जो है सही है, लेकिन कारण जो है गलत हो जाता है। मनोहर राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये किया गया था समाचार चंद्रिका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठनों को उसके क्रम के आधार पर दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, बॉम्बे एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या था 1852 में। मद्रास महाजन के बी राघवाचारी 1884। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन के कौन हो जाएंगे, तो एस.एन. बनर्जी हो जाएगा 1876 में। कब होगा, 1876 में। और इंडियन लीग के कौन हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष 1875 में। तो यहाँ से अब हम लोग इसका कूट में देखेंगे, कूट में इसका आंसर कैसे लिया है। क्रम में सजाना है तो क्रम में इसको सजा देना है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो स्वदेशी आंदोलन कहता है कि इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया था, ठीक। तो यह कहता है कि बिल्कुल सही है। अगला, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुआ था। तो यह भी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। तो कर्जन वाइली के संबंध में जो है किसको दिया गया था, तो ये हो जाएगा मदन लाल ढींगरा को दिया गया था, जो काकोरी कांड से संबंधित है। काकोरी कांड में जो है ना मननाथ को आजीवन कारावास दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन नंबर पे। यहाँ पे ये कूट में दिया गया है, तो कूट के लिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करेंगे। तो राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांत सम्मिलित किया गया है। यहाँ से पकड़ना है, कूट में जब भी देगा तो कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन कहता है क्या कि एक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यह बिल्कुल सही था। अगला कहता है कि प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी, यह भी बिल्कुल सही है। अगला है कि धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, ये भी कथन सही है। राजनीतिक दल को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ये गलत है। निर्वाचक दल के अपने से स्वतंत्रता के लिए नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। जो आंग्ल भारतीय समुदाय था इसके लिए कौन सा अनुच्छेद किया गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 333, ठीक है। अगला है, यहाँ से इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसको क्या पढ़ लेंगे कि आर्टिकल जो है ना 331 लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को तो नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगर यहाँ से कहता है कि राष्ट्रपति करता है
तो लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन सबसे पहले पकड़िए, यहाँ राज्य विधानसभा मंडल दिया, ठीक है। तो राज्य के लिए जब देगा तो आर्टिकल 333 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर ये कहता है कि लोकसभा के लिए कहेगा तो वहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये किस आर्टिकल में होगा, तो 331 में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के जो वेतन निर्धारित किया जाता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो संसद के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, तो संसद के द्वारा जो है वेतन निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। तो जिला न्यायाधीश के जो है शब्द का जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये जो अनुच्छेद में हो जाएगा 233 में हो जाएगा, 233 आर्टिकल 233 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को भारतीय राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा हुआ है। यह कब हुआ था, ठीक है। तो यह जो कहा जाता है तो 1962 में हुआ था, 71 में हुआ था और 75 में हुआ था आपातकाल लागू के समय, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, तो 75 वाला हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तिथियों में से किस दिन जो है भारत में लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है। तो सिविल सर्विस डे जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है, किसका, तो पंचायती राज व्यवस्था का। तो पंचायती राज व्यवस्था का जब पूछ देता है तो आपको जरूर इसको ध्यान रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। नीचे दिए कथन को ध्यान से देखना है और कूट करके बताना है। तो नीचे देखना है कि कूट में क्या क्या लिखा है। तो पहला कहता है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, तो यह कथन बिल्कुल सही है। भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त रामा देवी थी, ठीक। यहाँ से कहता है रामा देवी, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। रामा देवी कब निर्वाचित हुई थे, किसका, तो निर्वाचन आयुक्त 1990 में, ठीक है। 1990 आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे एक दबाव समूह माना जा सकता है। दबाव समूह किसको माना जाता है, तो दबाव समूह जो है माना जाता है ऑप्शन है मजदूर संघ के सदस्य को। मजदूर संघ का सदस्य जो होता है एक दबाव समूह होता है। अगला निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था हमारा संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रामगिरी की पहाड़ियाँ की पर्वत श्रृंखला का भाग है, किसका भाग है, तो ये किसका भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विंध्याचल के। रामगिरी की पहाड़ियाँ जो है किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो विंध्याचल पर्वत का। कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना मीटर है, तो कितना मीटर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित का सही बताना है, कूट में करके बताना कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। और उसके बाद बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है, यह कथन गलत है। तो केवल 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस स्थान पर स्थित है। तो हुंड्रू जो है कहाँ स्थित है, तो हुंड्रू जो है रांची में है, यहाँ पे रांची है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी जब मानसून से वर्षा के कहेगा तो कहाँ पे होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से जाए कोरोमंडल तट पे होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या कहता है कि कौन सा जो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो सबसे पहले यही पकड़ना है कि युग में जब भी देगा तो सही है कि गलत है, ये पूछता है तो आपको जरूर कंफर्म होना चाहिए पहले ये। तो कहता है कि सुंदरबन पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है, भीतरकनिका उड़ीसा बिल्कुल सही है, पिचम्बरम तमिलनाडु में ये भी सही है, वेम्बनाड ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। अगला कहता है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियम किया गया था, किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है, तो वन संरक्षण अधिनियम की जब बात करता है तो 1980 हो जाएगा। 37 उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 38 में आ जाएंगे। कहता है लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य क्या हो जाएगा, तो लेटेराइट मिट्टी का जो प्रधान हो जाएगा मालाबार तटीय प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, तो मालाबार तटीय प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य कहाँ पे होगा, तो मालाबार तटीय प्रदेश में हो जाएगा। अगला कहता है कि हरित, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लेंगे
तो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। क्या कहता है कि हरित खेती में सन्निहित होता है। तो हरित खेती में कौन सन्निहित होता है, ठीक है। तो सन्निहित यहाँ से हो जाता है कौन, तो समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाभी एमजी क्या है। तो नाभी एमजी जो होता है वो क्या होता है। तो नाभी एमजी जो होता है ये होता है क्या कि गेहूं की एक किस्म होता है, ठीक है। नाभी एमजी क्या है कि गेहूं का एक किस्म होता है। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है, ठीक है। तो अंकोर वाट जो मंदिर है वो कंबोडिया में है, हिंदू मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर। तो ये कहाँ पे है, क्या बोलते हैं, किस देवता को समर्पित है। तो किस देवता को समर्पित है, तो ये है विष्णु देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है कि मनिका बत्रा किस खेल से जुड़े हैं। मनिका जो बत्रा है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। कला मंडपम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है, ठीक है। ये किस शास्त्रीय नृत्य से जानी जाती है, तो ये हो जाएगा मोहिनी अट्टम से विश्व प्रसिद्धि, इसमें मोहिनी अट्टम में जो है प्रसिद्धि हासिल की हुई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन जो है नहीं है। ऑप्शन जो है सबसे पहले ये पकड़ना है कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले मधुबनी बिहार से बिल्कुल सही है। अगला पिछवाल चित्रकारी ये गुजरात दिया, यहाँ से गलत हो जाएगा। कहाँ पे होता है, तो राजस्थान में हो जाएगा, ठीक। अगला फुलकारी कला हरियाणा से बिल्कुल सही है। कमलकारी कला आंध्र प्रदेश से बिल्कुल सही है, सही है। हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, और पूछ रहा है यहाँ से गलत, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। जो राइनो है वो किस लिए जाना जाता है। तो राइनो जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये है काजीरंगा। काजीरंगा के लिए राइनो जाना जाता है। अगला है कि वैज्ञानिक समझावाद का श्रेय जाता है किसको। समझावाद का, वैज्ञानिक समझावाद का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो नौकरशाही की अगर यहाँ से बात पूछता है कि कितने प्रकार के बताया गया है, तो ये बताया गया है 4 गो नौकरशाह होता है। अगला है कि गांधीयन कम्युनिस्टिशियन फॉर द इंडियन किसने लिखा है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखा है, ठीक है। तो इसके जो लेखक है ये हो जाएगा कौन लेखक, तो आपका ये लेखक जो हो जाएंगे इसका जो लेखक हो जाएंगे श्री नारायण अग्रवाल हो जाएंगे, ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर कहते हैं विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। तो विदेश में जो है भारत महोत्सव जो मनाया गया है ये मनाया गया है कहाँ पे, तो ब्रिटेन में 1982 ईस्वी में। और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है कि प्रायः चर्चा में रहने वाला बर्बर, ठीक है, कौन है, तो बर्बर भाषी समुदाय रहता है। तो बर्बर भाषी समुदाय कहाँ रहता है, तो बर्बर भाषी समुदाय अल्जीरिया में रहता है। और ये ज्ञान बिंदु के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया टेस्ट से कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही ऐसे वीडियो जो है हमेशा आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।